Hello friends, welcome back to TLP Judicial Academy friends। और फ्रेंड्स अभी रिसेंटली बहुत सारे स्टेट्स के इंटरव्यू होके गए और बहुत सारे स्टेट्स के इंटरव्यू में ये कॉमन क्वेश्चंस आए हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर हम लोगों ने सही तरीके से नहीं दिए कुछ कैंडिडेट्स ने, जिसकी वजह से उनका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो पाया। और यूँ कहिए कि ये पूरा जो अभी हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें इंटरव्यू क्वेश्चंस की हम लोग बात करेंगे। और ये करीब करीब 10-15 सालों के पूरे एक्सपीरियंस के बेस पर और जो कैंडिडेट्स के मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चंस पूछे गए थे अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग सब्जेक्ट से, उसका एक पूरा कलेक्शन होने वाला है। तो दिस वीडियोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और बाकी के पॉइंट से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काइंडली इसको पूरा देखें और समझने की कोशिश करें कि कहाँ पर हम लोग मिस्टेक करते हैं और कैसे मिस्टेक्स करते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में ऑलरेडी पढ़ लिया होगा कि इंटरव्यू में फेल करवाने वाले क्वेश्चंस तो कौन कौन से वो क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चन का आंसर हमें कैसे देना है, उसके बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। लेट्स सी। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस शो कर रहा हूँ। ये आज हम लोग शुरुआत कर चुके हैं सीआरपीसी के सीरीज की। तो देखिए, सीआरपीसी के सीरीज में सबसे पहला जो क्वेश्चन है, विच आर द सोर्सेज ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस। अब नॉर्मली जरा क्वेश्चन पर थोड़ा फोकस कीजिए, एक बार इसको रिपीट कीजिए फिर से। विच आर दी सोर्सेज ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस। तो अभी इसके आंसर देने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। लेट मी टेल यू फ्रैंकली, ध्यान से सुनना मेरी बात को और इसको समझने की कोशिश करना। ये फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, विच आर दी सोर्सेस ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस। मीन्स ये क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि सोर्सेज ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस यानी कॉग्निजेंस लेने के जो सोर्सेज हैं उसके बारे में बात करें, उसके बारे में बताएं। तो अपराध के ऊपर कॉग्निजेंस लेने का सोर्स क्या है। तो अपराध के ऊपर कॉग्निजेंस लेने का सोर्स अगर ऐसे बोले तो नॉर्मली लोग एकदम जो फ्रिक्वेंटली जो आंसर आता है, एकदम कॉमन आंसर आता है, वो ये है कि पुलिस रिपोर्ट। एकदम कॉमन तुरंत आंसर आता है पुलिस रिपोर्ट। तुरंत आंसर आता है उसमें आपको कंप्लेंट। इसके अलावा तीसरा आंसर नहीं आता है। लेट मी टेल यू फ्रैंकली, तीसरा आंसर जल्दी से नहीं आता है। नॉर्मली लोग यही बोलते हैं। और एक तो होती है कि इंटरव्यू में हड़बड़ी भी बहुत होती है लोगों के साथ। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत क्लियर कह रहा है कि सोर्सेस ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस। तो आपको आंसर बहुत सावधानी से सोच समझ के देना है, लीगल आंसर देना है, ना कि आपको मतलब एक लेमन वाला आंसर देना है। सो सोर्सेज ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस के बारे में सीआरपीसी में बात की गई है। तो सोर्सेज ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस, तो कॉग्निजेंस लेने के सोर्सेज के बारे में सेक्शन 190 सीआरपीसी बहुत क्लियरली मेंशन करता है। और अगर आपको ध्यान से मैं बता दूं तो देयर आर फोर, चार चार सोर्सेज हैं जहां से कॉग्निजेंस लिया जा सकता है ऑफेंस के ऊपर, अपराध के ऊपर। सबसे पहला जो आपके पास कॉग्निजेंस लेने के लिए है उसमें है 190 के जो क्लॉज ए है उसके अंदर है अपॉन रिसीविंग ए कंप्लेंट। सबसे पहले कंप्लेंट के ऊपर, ये कंप्लेंट कौन सा कंप्लेंट होता है, ये वो कंप्लेंट होता है जो सेक्शन 2D के अंदर है। इसको हम लोग आजकल हम इसको प्राइवेट कंप्लेंट भी बोलते हैं। एक छोटी सी चीज मैं यहाँ पर आपको और क्लियर कर दे रहा हूँ। एक टर्म चलता है, जैसे हम लोग बहुत बार कॉमनली सुनते हैं, जजमेंट्स में पढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स के जजमेंट में, कि पुलिस के यहाँ जाकर के हमने कंप्लेंट करी। तो बहुत सारे लॉ स्टूडेंट बड़े परेशान होते हैं कि पुलिस के यहाँ कंप्लेंट करी तो वो 2D के डेफिनेशन के अंदर आएगा कि 154 के अंदर आएगा। तो लेट मी टेल यू फ्रैंकली, एकदम क्लियर समझ लीजिए, जो यहाँ पर अगर हमने कहा कि पुलिस के पास जाके हम कंप्लेंट करते हैं, इसका मतलब 154 वाला है। लेकिन जो हम सेक्शन 2D के अंदर करते हैं ना, वो हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंप्लेंट करते हैं। दिस इज कॉल्ड प्राइवेट कंप्लेंट। प्राइवेट कंप्लेंट का मतलब है कि हमने इसमें स्टेट को इन्वॉल्व नहीं किया है डायरेक्टली। हमने डायरेक्ट स्टेट को इन्वॉल्व नहीं किया है। जब हम स्टेट के पास जाएंगे तो कंप्लेंट बोल सकते हैं, लेकिन हम जब स्टेट को इन्वॉल्व नहीं कर, इसीलिए क्या होता है जब कंप्लेंट केसेज होते हैं सेक्शन 200 वाले, तो आप देखेंगे कि अक्यूज्ड वर्सेज स्टेट नहीं मिलेगा, अक्यूज्ड वर्सेज जो हमारा जो विक्टिम है उसका नाम लिखा रहता है, यानी जो कंप्लेनियंट का नाम रहता है वो मेंशन होता है। सो यहाँ पर जो आपके पास फर्स्ट सोर्स है वो क्लॉज ए के अंदर है कि अपॉन रिसीविंग कंप्लेंट ऑफ फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द ऑफेंस, और वो क्या है 2D के अंदर है। उसके बाद दूसरा जो देखिए आपके सामने है,
अभी आपको यहाँ पर क्या बोलना चाहिए, सेक्शन 190 के अकॉर्डिंग देयर आर 4 सोर्सेस। नंबर 2, सेकंड सोर्स, अपॉन ए पुलिस रिपोर्ट एंड डिफाइंड अंडर सेक्शन 2R होगा यहाँ पर, ये 2R CRPC। सो 2R के अंदर पुलिस रिपोर्ट जो मेंशन किया गया है उसमें यहाँ पर ये टाइपिकल एरर है, या 2R इसको पढ़िए। नाउ उसके बाद देखिए तीसरा जो इंफॉर्मेशन हमारे पास, मतलब जिस सोर्स के ऊपर हम कॉग्निजेंस ले सकते हैं या मजिस्ट्रेट ले सकते हैं, वो है हमारे पास अपॉन इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए नॉन पुलिस ऑफिसर। अब बहुत बार कंफ्यूजन होती है, नॉन पुलिस ऑफिसर यानी पुलिस ऑफिसर नहीं है, अदर इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, जो पुलिस ऑफिसर नहीं है। तो भैया बहुत सीधा आंसर है, इंटरनेट के थ्रू कोई इंफॉर्मेशन मिल गई, मीडिया के थ्रू इंफॉर्मेशन मिल गई, न्यूज़पेपर के थ्रू इंफॉर्मेशन मिल गई, या अक्यूज्ड खुद जा करके कोर्ट में खड़ा हो गया, सच एज एन अक्यूज्ड पर्सन वॉइसिंग ग्रीवांसेस ऑफ असॉल्ट और टॉर्चर बाय द पुलिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मीडिया और इंटरनेट etc. So this is the third source of third source for taking cognizance. The fourth one is the upon the own knowledge. ओन नॉलेज का मतलब हो गया कि मजिस्ट्रेट अपने नॉलेज पर कॉग्निजेंस ले सकता है, दिस इज द फोर्थ। तो ये सारे के सारे पार्ट जो है ना आपके वहां पर मेंशन किए हुए हैं सेक्शन 190 के अंदर। तो आपको सिर्फ ऐसे नहीं बोल देना है कि पुलिस रिपोर्ट हो गया और हमारे पास कंप्लेंट हो गया, बकायदा आंसर दीजिए। आंसर देने वाले दोनों तरह के आंसर देंगे, आप खुद डिसाइड कर सकते हो, आप खुद जजमेंट ले सकते हो कि जिन्होंने सेक्शन रेफर किया होगा, जिन्होंने बकायदा क्लॉज मेंशन किया होगा, जिन्होंने बकायदा सब सेक्शन रेफर किया होगा, अगर यदि कहीं है तो फिर उनको नंबर कितना मिलना चाहिए, और जिन्होंने एक ऐसे रैंडमली प्लेनली बोल दिया होगा उनको कितना मार्क्स मिलना चाहिए। यू कैन इमेजिन, इसमें मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत दुख होता है कि हम लोग जब इंटरव्यू में जाते हैं 2 साल 1.5 साल 3 साल की मेहनत करने के बाद, और उसके बाद जाने के बाद फिर वही सिचुएशन आती है, इंटरव्यू में हड़बड़ में गड़बड़ करते हैं। तो वो हड़बड़ में गड़बड़ नहीं करना है। मैं चाहता हूं कि 2 साल की मेहनत आपकी बर्बाद ना हो, 3 साल की मेहनत, 4 साल 5 साल की मेहनत बर्बाद ना हो। आप कूल होकर के एक एक क्वेश्चन को समझ करके उसका लीगल आंसर देने की कोशिश करें, सोर्स के साथ दें। सोर्स का मतलब है आपने वो आंसर कहां से उठाया है। अगर आपने कोई केस लॉ से उठाया है तो जस्ट मेंशन द केस लॉ, अगर आपने वो आंसर कहीं से बेयर एक्ट के प्रोविजन से उठाया है तो मेंशन द बेयर एक्ट प्रोविजन, जो भी एक्ट है। नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन, आज हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करें। व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉलेज में भी पढ़ा होगा, सुना होगा। अब ये लेकिन अक्सर पूछा गया है, एपीओ के एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा गया है। इसके अलावा सिविल जज के एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया। डिस्ट्रिक्ट जज के एग्जाम में ऐसे नहीं पूछे जाते, एडीजे के एग्जाम में ये क्वेश्चन नॉर्मली नहीं होते, जो भी मैं पढ़ रहा हूँ। सो व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन द कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस? तो बहुत सिंपल, हम लोग अगर इसका देखिए आंसर देने के पहला तरीका, जो एक कॉमन तरीका है, सीधा बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस मींस एन ऑफेंस इन व्हिच पुलिस कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट। और एक होता है विदाउट वारंट और विद वारंट, तो मैंने उल्टा बोला। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है व्हेन अ पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। जब पुलिस किसी अपराध के लिए बिना वारंट के किसी अक्यूज्ड पर्सन को अरेस्ट कर सकती है या कर लेती है, तो दैट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस। और जिसमें वारंट की जरूरत होगी वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो ये एक तो कॉमन तरीका है। लेकिन अब इसको एक, अगर इसी आंसर को दूसरे तरीके से दिया जाएगा तो फिर हम क्या दे सकते हैं, देखिए आपके सामने आंसर। अब यहां पर आपको मेंशन करना चाहिए कि एक आप कहां से सोर्स ला रहे हो, अकॉर्डिंग टू 2C ऑफ द CRPC। कॉग्निजेबल ऑफेंस, ध्यान से सुनिएगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस मींस an offense in which a police officer in accordance with the first schedule or under any other law for the time being in force अरेस्ट विदाउट वारंट। आप ऐसे रैंडमली मत बोल दो ना। अच्छा चलो एक कॉमन सी बात बोलो, आप में से बहुत से लोग डिसएग्री करेंगे, लेकिन बड़ी बड़ी कॉमन सी बात, आपने एक रैंडम बोल दिया सर अरेस्ट विदाउट वारंट जहां होगा वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। सर ये तो बताइए कि अरेस्ट विदाउट वारंट का प्रोविजन कहां दिया हुआ है? किस अपराध में अरेस्ट विदाउट वारंट होगा, किस अपराध में अरेस्ट विदाउट वारंट होगा और किस ऑफेंस में अरेस्ट विथ वारंट होगा, ये तो आपने बताया नहीं। तो यू हैव टू गिव द कंप्लीट आंसर विद द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आपने जहां से उठाया वो बताइए। तो आपको यहां पर बताना चाहिए, यू मस्ट गिव द आंसर कि भैया कहां पर दिया, तो फर्स्ट शेड्यूल में दिया है। फर्स्ट शेड्यूल में अगर नहीं है तो उस प्रोविजन पर्टिकुलर लॉ के अंदर दिया गया होगा, वो आपको बताना चाहिए। ठीक है।
नाउ उसी तरीके से यहाँ पर सेम है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसको मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, सेम है, अपने पढ़ा हुआ है तो आपको आइडिया मिल जाएगा। चलिए, नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज अ पुलिस रिपोर्ट एंड व्हेन इट बिकम अ सोर्स ऑफ फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, सुनना और उसको पहले एनालाइज करना, आंसर लिखने। देखिए, इंटरव्यू के क्वेश्चंस को आंसर ना आप लिख के एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको बकायदा याद रहेगा। मैं बार बार कहता हूं कि जिसने राइटिंग प्रैक्टिस करी है, लिखने की प्रैक्टिस करी है, उनका सिंगल अटेम्प्ट में होना तय है। और जिन्होंने लिख के प्रैक्टिस नहीं करी, बस खोल के पढ़ रहे हैं बुक, तो भाई हो सकता है, लेकिन नहीं भी हो सकता है, नहीं होने के चांसेस ज्यादा है। क्योंकि आपके हो सकते हैं राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है तो क्वेश्चन छूट जाए बीच में, आंसर आप प्रॉपर नहीं लिख पाओ, पूरा आंसर ना दे पाओ, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना दे पाओ। मैं आगे बात करूंगा डिटेल से, क्योंकि जो प्रोसीजरल पार्ट है ना, प्रोसीजरल पार्ट में बहुत से लोगों को दिक्कत होती है। उसके दो तीन रीजन बता, बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अब यूपीएससी में प्रोसीजरल लॉ है ही नहीं। यूपीएससी में आपको आईपीसी मिल जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, इंटरनेशनल लॉ, वहां सीआरपीसी नहीं है, वहां सीपीसी नहीं है। तो प्रोसीजरल लॉ में तो आपको आंसर राइटिंग करनी है ऐसे कि आप पूरी बात लिखो, अधूरी बात नहीं लिखनी है आपने, तो प्रोसीजर इनकम्प्लीट होगा ना सर, सिंपल सी बात है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, व्हाट इज ए पुलिस रिपोर्ट। अब क्वेश्चन आया पुलिस रिपोर्ट क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज ए पुलिस रिपोर्ट। और दूसरा क्वेश्चन है व्हेन डज इट बिकम अ सोर्स फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस, और कब ये पुलिस रिपोर्ट ऑफेंस पर संज्ञान लेने के लिए, कॉग्निजेंस लेने के लिए सोर्स बन जाता है। अब देखिए पुलिस रिपोर्ट क्या होता है सबको पता है, फिर वही बात मैं बताऊंगा। पुलिस रिपोर्ट का बहुत सिंपल अपने पास डेफिनेशन है सेक्शन 2R के अंदर। तो आफ्टर कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन, पूरी बात मैं बता रहा हूं, आफ्टर कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन अंडर चैप्टर 12 CRPC, द इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर फाइल अंडर सेक्शन 173 सब सेक्शन 2 CRPC ये पुलिस रिपोर्ट, उसी को हम क्या बोलते हैं, एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2R, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज पुलिस रिपोर्ट। किसके सामने, बिफोर द मजिस्ट्रेट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन, जिसके सामने ज्यूरिसडिक्शन होता है उसके सामने जाके करते हैं। लेकिन पूरी बात बता दी कि कहां से, जब आपका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है तब। ओके, ना उसके बाद ये क्वेश्चन आ रहा है कि कब ये सोर्स ऑफ फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस बन जाता है, सोर्स फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस। So it is on the said police report that the magistrate can take cognizance of the offense if any revealed therein exercise of his power under section 190 subsection 1 clause B of the CRPC। तो देखो पूरी बात बताई, सेक्शन इसमें मेंशन कर दिया, सेक्शन 190 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी, जो पूरी बात है वो यहां पर मैंने क्लियर करी। तो क्लॉज बी के अंदर ये फॉल करता है, और क्या कह रहा है कि कब सोर्स बनेगा। भाई पुलिस ने अपनी रिपोर्ट लगा दी, उसको हमने पुलिस रिपोर्ट बोल दिया 173 सब सेक्शन 2 के अंदर। लेकिन यहाँ पर बहुत क्लियर कहा कि जिस मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लेना है, जो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है, यदि मजिस्ट्रेट के पास कॉग्निजेंस लेने की क्षमता है तो ले सकता है, तो वो मजिस्ट्रेट को लगता है कि उस पुलिस रिपोर्ट के अंदर कुछ ऐसा है जिस पर कॉग्निजेंस लिया जा सकता है या लिया जाना चाहिए, तो वो ले सकता है, एंड दैट कॉग्निजेंस वो लेगा अंडर सेक्शन 190 क्लॉज नंबर B1। ओके, चलिए अब एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर आप लोगों को शेयर करता हूँ, ज्यादा नहीं करूंगा तब वीडियोस काफी लंबी हो जाएंगी, तो थोड़ी छोटी छोटी वीडियोस बना करके इस पार्ट को हम लोग कवर करते चलेंगे। और मेरी कोशिश होगी कि पूरे जितने प्रोसीजरल लॉ हैं और बाकी के जो लॉज हैं उस पर भी आपको इंटरव्यू वाले वीडियोस मिलती रहे। लेट्स सी, व्हाट इज अ प्राइवेट कंप्लेंट एंड वेदर इट कैन इंक्लूड बोथ कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। क्या शानदार क्वेश्चन पूछा है। कहते हैं कि व्हाट इज अ प्राइवेट कंप्लेंट। अब बंदा कंफ्यूज्ड, मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने इस पर बहुत लोगों को सुना, सर सीआरपीसी में तो प्राइवेट कंप्लेंट वर्ड है ही नहीं, देयर इज नो वर्ड एज सच प्राइवेट कंप्लेंट इन सीआरपीसी। सेक्शन पूरा निकाल के देख रहे हैं 2D, तो अरे 2D बोल रहा हूं, सेक्शन पूरा 2 निकाल के देख रहे हैं कि डेफिनेशन है ही नहीं, देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंप्लेंट। इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। आधे लोग यहीं पर गड़बड़ करते हैं, हम बोल भी देते हैं, कुछ लोग सही बोलते हैं, कुछ लोग गलती भी करते हैं।
पहले तो सोचते हैं यार सेक्शन 2 में तो है ही नहीं डिफाइंड, तो कहां से आएगा प्राइवेट कंप्लेंट। सो नो सी, प्राइवेट कंप्लेंट जब कोई पूछे तो आंख बंद करके सेक्शन 2D का डेफिनेशन बता दीजिए और थोड़ा कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने की बात कीजिए विथ सोर्स। तो आप बताइए कि सेक्शन 2D, according to section 2D CRPC, private complaint or complaint means any allegation made orally or in writing to a magistrate with a view to his taking action under CRPC। किस बात के लिए एक्शन देगा? दैट सम पर्सन, चाहे वो वेदर नोन और अननोन, हैज कमिटेड एन ऑफेंस बट डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट। ये पूरी बात बताइए, तब मजा आएगा ना, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अरे मैंने, आप क्या करते हो, एक लाइन बोल देते हो आप इंटरव्यू में, अरे सर मेरा तो हुआ ही नहीं, 2 नंबर से छट गया, तो कास्टिज्म है, तो मार्किंग नहीं करते, एवरेज करते हैं, दिस करते हैं, दैट करते हैं, सारा एलिगेशन लगा देते हैं, सारा एलिगेशन लगा देते हैं। भाई होता है, आप ही में से किसी का हो रहा है ना, आपका नहीं हो रहा है तो क्यों? ठीक है। और मैं मैं मोटिवेशन की इंजेक्शन नहीं लगाता। अरे मोटिवेशन क्या, पढ़ने के लिए मोटिवेशन की क्या जरूरत है यार? पढ़ने के लिए भी मोटिवेशन चाहिए। आप कोई नर्सरी के बच्चे हो क्या कि उठा के स्कूल भेजना है, मोटिवेशन दो उसको, चॉकलेट दो, लॉलीपॉप दो? मतलब आप, यू आर गोइंग टू बी अ जज, आपको खुद ही जब पता नहीं कि क्यों जज बनना है मुझे, यू आर गोइंग टू बी ए पीओ और असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, आपको खुद ही नहीं पता, आपको मोटिवेशन चाहिए। अरे फेल करने के बाद मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है, मैं आपको क्लियर बता दूं, फेल करने के बाद मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती फ्रेंड्स, आपको आपकी गलतियां बताने की जरूरत होती है कि वेयर यू हैव कमिटेड अ ग्रेव मिस्टेक्स, आपने कौन सी गलती करी, कहां पर करी, कैसी गलती करी। मोटिवेशन की जरूरत नहीं है आपको, यू ऑल आर ऑलरेडी मोटिवेटेड। समझ रहे बात को? चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसमें एक दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, वेदर इट कैन इंक्लूड बोथ कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ऑफ कोर्स यस, ऑफ कोर्स यस। मजिस्ट्रेट के पास है पावर, तो सेक्शन 190 के अंदर कॉग्निजेंस लेता है। अगर आपको नहीं पता है, तो थोड़ा ट्रिक भी मैं शेयर करता हूं। अगर आप कंफ्यूज हैं थोड़ा, ए में है कंप्लेंट की, बी में है कंप्लेंट की, सी में है कि डी में, ये आपको नहीं पता, ध्यान में नहीं है, तो कम से कम 190 तो बोल दो, सामने वाले पे थोड़ा अच्छा इंपैक्ट तो जाएगा इंटरव्यू बोर्ड पर, कि चलो सेक्शन बंदे ने बताया तो अंदर की बात नहीं बताई, चलो ऊपर की बात तो दी। अगर आप सब सेक्शन नहीं बता सकते, क्लॉज नहीं बता सकते, सब क्लॉज नहीं बता, कम से कम सेक्शन तो थोड़ा मेंशन कर दो, कोशिश तो करनी है कि पूरी करनी है बात। नाउ सी, यहां पर बहुत क्लियर है आगे वाली बात, द एक्सप्रेशन। अब देखिए क्यों हो सकता है, देखिए ध्यान से सुनना। यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेदर इट कैन इंक्लूड बोथ कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। द आंसर इज यस, बट व्हाई एंड हाउ, क्यों और कैसे? कैसे ले सकता है मजिस्ट्रेट नॉन कॉग्निजेबल? हमने रट लिया है, फ्रैंकली स्पीकिंग। आपने से बहुत से लोगों ने यूट्यूब पे डेमी डेमी पढ़ा होगा, डेमी डेमी, मैं डेमी बोलता ही हूँ, तो आपने डेमी पे सुना होगा, पढ़ा होगा, फास्ट डिवीजन, मैराथन, महामैराथन, अलास खलास में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि भाई नॉन कॉग्निजेबल और कॉग्निजेबल दोनों ऑफेंस पर मजिस्ट्रेट कॉग्निजेबल। भाई क्यों ले सकता है? इसका कनेक्शन फ्रेंड्स सेक्शन के अंदर ही है। ऑफेंस जो टर्म है उसका डेफिनेशन के अंदर देखिए, द एक्सप्रेशन ऑफेंस इन द अबव डेफिनेशन कैन इंक्लूड बोथ कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो ऑफेंस का जो डेफिनेशन है उसी के अंदर कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों ऑफेंसेस इंक्लूड है। दिस इज द रीजन वाई। तो सिंपल से फंडा है। So when such a private complaint has been filed before a magistrate and such a complaint makes out a cognizable or non-cognizable offense punishable under law, then in that condition, magistrate can take cognizance of such offense in exercise of his power under section 190A clause A। सोच रहे हैं क्या है इसमें? चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, आई थिंक इसको लास्ट करना चाहिए, ज्यादा फिर बड़ा हो जाएगा। What is the distinction between cognizable ऑफेंस एंड टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस? ये भी शानदार क्वेश्चन पूछा जा रहा है आजकल, ये ट्रेंड बना, ये हॉट क्वेश्चन बना हुआ है, बहुत ही हॉट क्वेश्चन। सो व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन द कॉग्निजेबल ऑफेंस और टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस में क्या डिफरेंस है? तो चलिए मैं आपको शेयर कर देता हूं। सबसे पहली बात यहां पर बहुत क्लियर आराम से बताना है कि जो एक्सप्रेशन है, जो वर्ड है अपने पास, कॉग्निजेबल ऑफेंस, this term cognizable offense is defined
इन सीआरपीसी। नंबर 2, आप ये बोल सकते हैं कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस शब्द है या एक्सप्रेशन है, इसका टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस से कुछ भी लेना देना नहीं है। ध्यान से दीजिए, इसके पहले वाले क्वेश्चन में इसका आंसर मैं दे चुका हूं। क्योंकि टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस, कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस, ऑफेंस, ऑफेंस जब हम बोलते हैं ना टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस, इसका मतलब हो गया हम अपराध के ऊपर संज्ञान लेने की बात कर रहे हैं, हम ऑफेंस के ऊपर कॉग्निजेंस लेने की बात कर रहे हैं। तो एक मजिस्ट्रेट जो है, चाहे कॉग्निजेबल ऑफेंस बने चाहे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बने, उन दोनों पर ही कॉग्निजेंस ले सकता है। लेकिन जो दूसरा पार्ट पूछ रहा है वो है कॉग्निजेबल ऑफेंस का। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम किसकी बात करते हैं? अरेस्ट विदाउट वारंट वाले ऑफेंस की बात करते हैं, जिसका जिक्र या तो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द सीआरपीसी में है या तो किसी दूसरे किसी पर्टिकुलर स्पेशल लॉ के अंदर है। तो देखिए यहां पर आंसर आपके सामने है। The expression cognizable offense has nothing to do with the process of taking cognizance of an offense by a magistrate. So the process of taking cognizance of an offense by a magistrate is called taking cognizance of an offense. तो सिंपल सा फंडा है। ये तो एक प्रोसेस है सर, इसको क्यूरियल प्रोसेस कहते हैं, CURIAL, क्यूरियल प्रोसेस, या कोई लोग क्यूराइल भी पढ़ते हैं। सो क्यूरियल प्रोसेस और क्यूराइल प्रोसेस मतलब कोर्ट से रिलेटेड प्रोसेस है। ओके, सो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस और टेकिंग कॉग्निजेंस में क्या फर्क है वो इसमें आपको मेंशन कर दिया है पूरा का पूरा। आप देखिए, इफ द कोर्ट were to proceed further either on a complaint or on a police report, there is a popular misconception that a magistrate cannot take cognizance of an non-cognizant। और सही बात है, ये बहुत सारे बंदे इस कंफ्यूजन में रहते ही रहते हैं, तो इसमें आपको नहीं रहना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस यहीं पर स्टॉप करते हैं। आगे भी क्वेश्चन है लेकिन ये थोड़ा डिटेल हो जाएगा, आगे भी क्वेश्चन है मेरे पास। तो अभी के लिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। और बार बार मैं ये कहूंगा कि थोड़ा आप कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िए, अपने सोर्स बताइए कि कहाँ से आप ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।